हेलो एवरीवन, कैसे आप सब अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूं आज की वीडियो की। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है और विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम्स हैं उनमें लगभग पूछा जाता है। तो आज का चैप्टर हमारा रहेगा भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है, इसकी उद्देशिका क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है और इससे बनने वाले तमाम उन प्रश्नों के उत्तर हमारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो शुरुआत करता हूं आज की वीडियो की। पहली बात करता हूं कि भारत का संविधान है क्या। देखिए, भारत का संविधान है क्या। यह तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कानून, सिद्धांत, निर्देश ऐसे लिखे गए हैं जिससे हमारा देश सुचारू रूप से चले और जन सामान्य की भावनाओं को देखते हुए अपने देश को उन्नत की तरफ ले जाए। सबसे पहले क्या हुआ कि एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन। एक मिशन आया, उसमें मीटिंग हुई, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 आया जो कि संविधान सभा जिससे निर्मित की गई। तो एक स्टोरी के रूप में देखते हैं कि एक कैबिनेट मिशन आया 1946 में। लगे तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा देश छोड़ देंगे, पर ये बताओ तुम देश अपना चलाओगे कैसे, तुम्हारा संविधान क्या है, किस तरीके से अपने देश को क्रियान्वित करोगे। तो हमारे यहाँ के लोगों ने कहा तुम चिंता मत करो, हम इन सब काम को तुम चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। तो यहाँ एक संविधान सभा गठित की गई। तो संविधान सभा की वैसे तो 166 बैठकें हुई, लेकिन जो 3 बैठकें हैं वो मुख्य हैं। नंबर 1 बैठक ये हुई कि 6 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, फिर 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। तो जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम यानी मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया और एक अलग देश बनाने की मांग की जिसका नाम रखा पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एक स्टूडेंट थे, पाकिस्तान शब्द की अगर बात की जाए तो एक इंग्लैंड में छात्र पढ़ते थे, नाम था उनका चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले बात किसने की, तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की बात की तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। उसके बाद वो बैठक जो बहिष्कृत हो गई। उसके बाद 6 के बाद फिर 9 तारीख को हुई, फिर 13 को हुई। तो पहली बैठक हुई और उसमें बहुत बुजुर्ग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बनाया गया जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इन सबसे बनने वाले जो सवाल हैं, इन सबसे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो अस्थायी बैठक, अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पढ़े लिखे भी थे और बुजुर्ग भी बहुत थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई, उसमें प्रस्तावना यानी उद्देशिका का प्रस्ताव रखा नेहरू जी ने। यहीं से शुरुआत होती संविधान सभा की। ठीक है, तो संविधान सभा की जो बात की जाए तो यहां से वीडियो शुरू होता है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रस्तावना, एक उद्देशिका प्रस्तुत की। मतलब हमारा संविधान किस तरीके का हो, और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव उस संविधान का पड़ा। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक प्रस्तावना प्रस्तुत की और उसी के आधार पर हमारा संविधान बनाया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत का संविधान, इसकी जो प्रस्तावना, इसका जो उद्देशिका है, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग
शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 कृमि को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसी को कहते हैं उद्देशिका और इंग्लिश में जैसे कहते हैं प्रेम्बल। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को निकालते हैं और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय संविधान की। तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो उद्देशिका है उसका प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत ज्यादा पड़ा। उसके बाद एक अधिनियम आया था, अधिनियम 1935। तो हम देखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप क्या है। तो संविधान के स्रोत, उद्देश्य और स्वरूप, इस तरीके से उसको बांट सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जिसको नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था, तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका जो इसमें विचार हैं वो अमेरिका के संविधान के हैं, और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, दो प्रश्न बनते हैं कि भारतीय संविधान का विचार कहाँ से लिया गया, तो ये बनेगा अमेरिका से। ठीक है, और अगर भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम भारत के लोग, भारत को, जो आपको हमने भी बताया। फिर अब देखिए संविधान के स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग कौन है, हम भारत के लोग कौन है, यानी भारत की जनता। हम भारत के लोग कौन है, तो हैं हम भारत के लोग हैं भारत की जनता। संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, तो भारतीय संविधान को शक्ति जनता से मिलती है, और जनता संविधान के छत्र छाया में अपने कार्यों को करती है, निर्भीक होकर कार्य करती है। इससे वहां से उसको सामाजिक आर्थिक न्याय मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब स्वरूप क्या है, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, तो एक एक शब्द को निकालते हैं। सबसे पहले है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, दिख रहा है, तो सबसे पहले शब्द लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम भारत के आंतरिक और बाह्य मामले में, यानी भारत की सरकार भारत के बाह्य और आंतरिक मामले का जो फैसला है वो खुद लेगी, किसी और देश पर डिपेंड नहीं है। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग हर मामले को, यहाँ का हर मामला ब्रिटेन के लोग यहाँ का फैसला लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम भारत के आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के जो मैटर्स हैं वो सुलझा सकते हैं। हर मामले में हम अपने यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी। देखिए समाजवादी की जो संकल्पना है ये रूस से ली गई है, कि जो विचारधारा है वो बिल्कुल एकदम अलग है। इसका मतलब ये हुआ समाजवाद, समाज के जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है सब पर समान अधिकार सबका हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर समाज को जोड़ते हुए अपनी उन्नति करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आता है कि पंथ निरपेक्ष। देखिए एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, एक शब्द है धर्म निरपेक्ष। यहां पर लिखता हूं, एक शब्द है पंथ निरपेक्ष और एक है धर्म निरपेक्ष। दोनों एक समान पढ़ने में लगते हैं लेकिन इनका अर्थ एकदम अलग है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। पहली बात हम करते हैं कि धर्म है क्या, धर्म क्या है। पहली बात हम करते हैं कि धर्म है क्या। धर्म को अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझें तो धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। जो चीजें हमें धारण करने योग्य हैं, जो चीजें हमारे धारण करने योग्य हैं वो धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोहार का काम करते हैं तो लोहे वाला काम जो है वो हमारा धर्म है। सोनार काम करते हैं तो हमारा काम है कि अच्छे से हम सोने का निर्माण करें, अच्छे से हम सोने के आभूषण बनाएं। ठीक है, तो जिस जाति, जिस धर्म, जिस कैटेगरी में हम पैदा हुए, जो हमारा वर्क है उसको विधिवत करें, तो ये हमारा धर्म है। जैसे बीइंग एज ए टीचर, एक टीचर होने के नाते हमारा धर्म यह है हम आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा दें और सरल से सरल भाषा में चीजों को समझाएं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना दायित्व होता है। तो ये होता है धर्म, यानी धर्म। लेकिन भारत में कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई पंथ नहीं है,
जो व्यक्ति जिस संप्रदाय में पैदा हुआ, जिस कैटेगरी में पैदा हुआ, जिस धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय कहीं पैदा हुआ, वो अपने अपने रीति रिवाज को, अपने अपने धर्म को, अपनी अपनी संस्कृति को, अपने अपने त्योहार अपने हिसाब से मान सकता है, अपने देवी देवताओं को मान सकता है। अगर मुस्लिम है तो नमाज अदा कर सकता है, अगर हिंदू हैं तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि भारत में रहने वाले जो क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, पर्शियन हैं, ये भी अपने अपने हिसाब से अपने यीशु को या जो भी उनके आराध्य उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ का कोई पार्टिकुलर धर्म नहीं है। अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, जो हमारा नेपाल है, वहाँ हिंदू धर्म है, वहाँ हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। और देश पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र कहा जाता है। तो वहाँ पर जो विशेष धर्म है, जो सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है पाकिस्तान में, वो मुस्लिमों को दी जाती है, जबकि नेपाल में सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वो हिंदुओं को दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सर्वधर्म सर्व संप्रदाय सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही गई। बहुत ही अच्छा संविधान है। उसके बाद शब्द आते हैं लोकतंत्रात्मक। पीछे वाले एकदम शांत बैठेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि लोकतंत्रात्मक क्या है। लोक का मतलब होता है, अपभ्रंश में हम लोग को ही लोग कहते हैं, लोग का मतलब होता है जहां ज्यादा लोग खड़े हों, यानी जनता। तो लोक यानी लोगों का तंत्र है। और इसके लिए अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। क्या है? डेमोक्रेसी सिस्टम, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। तो लोकतंत्र का मतलब यही हुआ जनता का तंत्र, यानी जो भारत में सबसे ज्यादा ताकत है वो जनता में है। मतलब ये हुआ कि सर्वोपरि यानी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यहाँ जनता ही सबका चुनाव करती है। ये ऊंचे ऊंचे पदों पर जो नेता लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे ये मुख्यमंत्री जी हों, चाहे विधायक जी हों, इन सबको जनता ही चुनती है, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि लोकतंत्र। तो ये जनता का तंत्र है। उसके बाद बात आती है गणराज्य या गणतंत्र। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र वैसे सुनने में एक ही लगता है, पर इनका थोड़ा बहुत है भी, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, यानी जनता जिनको चुनती है वो अपनी जगह, जिनको जनता चुनती है वो यहाँ पर विधायक जी और मुख्यमंत्री जी बनते हैं। लेकिन गणराज्य गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ कोई चीज, यहाँ जो भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, यानी यहाँ जो राजशाही है वो नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का लड़का यानी प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, डीएम का बेटा डीएम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इलेक्शन वाली चीज है, अगर इलेक्शन वाला पद है तो इलेक्शन के व्यवस्था से काम करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई से आता है, एजुकेशन से आता है तो वैसे। बाकी गणतंत्र गणराज्य का यही मतलब है कि कोई भी चीज यहाँ चुनी जाएगी और वंशानुगत नहीं है, यहाँ कोई चीज वंशानुगत नहीं है। तो ये तो है इसके स्वरूप, बेहतरीन है एकदम, बहुत बढ़िया है। एक एक करके हमने एक्सप्लेन किया है। संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणतंत्र। उसके बाद हम बात करें उद्देश्य क्या है इसका। तो प्रस्तावना का उद्देश्य 3 हो सकते हैं। प्रस्तावना के 3 उद्देश्य हैं। एक है न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक। कैसा न्याय? आर्थिक। कैसा न्याय? राजनीतिक। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय में पैदा हुआ हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। सबको न्याय मिलेगा, चाहे वो सामाजिक स्तर का न्याय हो, चाहे वो आर्थिक स्तर का न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर का न्याय हो। उसके बाद स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मूल अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं, जो 6 हैं, तो उसमें से एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, अपना एक समूह बना सकता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें ABCDEFG तक स्वतंत्रता दी गई है। तो हर प्रकार की स्वतंत्रता, बस ये है कि जो स्वतंत्रता इतनी ही है कि ये जो हमारे स्वतंत्रता मिली, हमारी नाक तक मिली है। नाक का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो व्यक्ति स्वतंत्र है उतना ही स्वतंत्र है जब तक कि दूसरों की धारणाएं, दूसरों की भावनाएं आहत न हो, इतना ही स्वतंत्र है। तो हर प्रकार की स्वतंत्रता है, बस वर्क लीगल होना चाहिए। एकता, नागरिकों में एकता, भाईचारा, नागरिकों में एकता होनी चाहिए।
हम सब किसी भी जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुए हों, उससे कोई मतलब नहीं, हम एक होना, हमें एक होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एकता। हमारे यहाँ नागरिकों में एकता होनी चाहिए, हम सब एक हैं। एक होने के बाद हम सब एक हैं और एक से जो यूनिटी बनती है उससे हम देश को आगे लेकर चल सकते हैं और देश को आगे लेकर चलना चाहिए। तो नागरिकों में एकता होनी चाहिए। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा, और इससे भी सर्वोपरि है व्यक्ति की गरिमा। जो व्यक्ति की गरिमा है वो सर्वोपरि नहीं, व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है, व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। उसकी भावनाओं किसी प्रकार से आहत नहीं किया जाएगा। अखंडता और बंधुता, जितने राज्य हैं, जितने यहाँ के नागरिक हैं, हर प्रकार से जुड़े रहें, अलग ना हो, ऐसी धारणा लेकर हम चलेंगे। तो ये अखंडता, और उसके बाद है बंधुता। बंधुता मतलब सब जितने नागरिक हैं यहाँ सब भाईचारा की भावना हो रही है, यहाँ बंधुता, सब आपस में भाई हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। किसी भी धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय कहीं भी रह रहे हो, भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन आपस में सब भाई भाई हैं। किसी भी जाति का होने से पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारत के लोग हैं। उसके बाद है बंधुता, भाईचारा। और हमारी संस्कृति में बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति किस चीज पर डिपेंड है? तो हमारी संस्कृति जो है वो डिपेंड है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो संस्कृति है वो बताती है कि वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या हुआ कि अयम निजा परोवेत गणना च लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी धारणा तुच्छ हृदय वाले यानी छोटे मन वाले लोगों के अंदर होती है। हमारे लिए तो संपूर्ण जो पृथ्वी है वो एक परिवार के समान है, एक कुटुंब के समान है। और इसके बाद जो है कुछ और फैक्ट बच्चों को देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसमें संविधान संशोधन हुआ, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। इसके पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। तो आगे क्या है कि संविधान की आत्मा या कुंजी। रुको, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा गया? तो प्रश्न यहां से बनते हैं कि नेहरू जी द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा? तो हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। एक और प्रश्न यहां से बनता है कि बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा गया? तो आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचार, ये है, इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो चलते चलते एक चीज और देख लेते हैं। ये 2 भारतीय संविधान की उद्देशिका को लेकर ये 2 विवाद रहे, एक बेरूवाड़ी संघवाद और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये रहा। तो इसमें क्या था? इसमें बेरूवाड़ी संघवाद 1960 में हुआ। इसमें हुआ कि किसी भी हाल में, किसी भी मूल्य पर संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता है, यह संविधान का अंग नहीं है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर 1973 में एक केस हुआ और बेरूवाड़ी संघवाद और केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य पर हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम सब आपको बताएंगे कि इसमें क्या मैटर था। तो बेरूवाड़ी और केशवानंद भारती दोनों पर अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे मामला क्या हुआ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1900 में आया, इसमें हुआ कि संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना, ये संविधान का ही अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक अपवाद यह है कि उसके जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो एग्जाम्स में चीजें आती हैं उनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या परीक्षा में आता है। तो परीक्षा में आता है कि 26 नवंबर प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वीडियो देखने के बाद आप विकल्पी जरूर सॉल्व करें और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। और कुछ प्रश्न हैं वो हम बता रहे हैं। यहाँ से बनेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950।
कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। और फिर आता है कि 26 नवंबर या 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान क्यों लागू हुआ। ये एक बहुत बड़ी 1929 को भारत आजाद हो गया था और लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। लेकिन उसके बाद 18 वर्ष ये बदमाश अंग्रेज मामले को अटकाए रहे और अंत में 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो यहाँ से बनने वाले तमाम प्रश्नों के हल हमने देखे हैं। प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान से हुई या पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान किसने कहा, तो हम बताएंगे चौधरी रहमत अली, जो कि इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान कहा। फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं कि संविधान सभा की वैसे 166 बैठकें हुई, लेकिन 3 बैठकें महत्वपूर्ण हैं, वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। एक बैठक हुई 6 दिसंबर, एक बैठक हुई 9 दिसंबर, ये सब 1946 में हुई, कैबिनेट मिशन जब आया, ठीक है। और एक बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। इस तरीके से दिसंबर में 3 बैठकें हुई और फिर संविधान सभा बनाई गई। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो उस समय काफी बुजुर्ग थे तो उनको बनाया गया, लेकिन स्थायी जो अध्यक्ष बने भारतीय संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन से क्या चीजें ली गई हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को उद्देशिका में शामिल किया गया। इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न जरूर बनाइए और उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। जय हिंद।